नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, उसके एसएससी जेई में 2007 में पूछे गए प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, मेरा टारगेट इस वीडियो के माध्यम से ये है कि आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को क्या करें, प्रैक्टिस करें। जब भी कोई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, वीडियो को पॉज करें और खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर वो आपसे नहीं होता है या हो भी जाता है, तब उसके बाद ही फिर सॉल्यूशन को आगे देखना शुरू करें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन के साथ आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं, जिनसे कि और अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसमें अभी जो लेक्चर है वो बेसिकली ईयर 2007 के थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के पूछे गए प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो क्या कहता है आपका, अकॉर्डिंग टू विच लॉ all perfect gases change in volume by 1/273 of their original volume at 0 degree for every 1 degree change in the temperature when pressure remains constant। तो यहां पे आपको ये बताना है कि ये जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है वो किस लॉ के की स्टेटमेंट है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहां पे देखो यार, किसके बारे में बात करी है। सबसे पहले तो आपको क्या बोल दिया गया कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आपको पता भी नहीं है कि ये किस लॉ की स्टेटमेंट है, तो आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर आपको कांस्टेंट बोल दिया गया है। और किसके बीच का रिलेशनशिप बता रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। क्यों, क्या कह रहा है कि 1 डिग्री अगर टेम्परेचर में चेंज होता है तो वॉल्यूम जो है वो 1/273 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक, तो यहां पे क्या कह रहा है, एक तरीके से वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन वो पूछ रहा है आपसे, जब प्रेशर क्या है आपका कांस्टेंट है। तो अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो ये जो स्टेटमेंट है वो किस लॉ से आती है, आपका चार्ल्स लॉ से आती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ अगर हम बढ़े यहाँ पे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कई सारी और लॉज भी दे रखी हैं आपका, जूल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ और चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो कई बार इन और जो लॉज दे रखी हैं यहाँ पे, उनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं जूल्स लॉ की। जनरली बच्चों को जूल्स लॉ जो पता होती है वो क्या होती है, अगर एक कंडक्टर होता है कोई, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो कितनी हीट जनरेट होगी, I²RT हीट जनरेट होगी। तो ज्यादातर बच्चों को तो यही जूल्स लॉ पता होती है, पर यहाँ पे एक और जूल्स लॉ होती है जो कि थर्मोडायनेमिक्स में आती है। वो क्या कहती है, देखो यार, जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, वॉल्यूम और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है, आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जूल्स लॉ क्या कहती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये जूल्स लॉ होता है। अब बॉयल्स लॉ की अगर हम बात करें तो ये तो सबने ही पढ़ा है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, that the pressure exerted by the gas of a given mass kept at constant temperature। तो बॉयल्स लॉ में एक कंडीशन क्या होती है कि टेम्परेचर क्या मानोगे आप, कांस्टेंट टेम्परेचर मानोगे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां पे क्या कह सकते हो, प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। इसको फर्दर आप लिखोगे तो आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट के आ गया, डिवाइडेड बाय वी, तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट
ये आपकी इक्वेशन होती है बॉयल्स लॉ की। ठीक, तो बॉयल्स लॉ आपको पता चल गया कि भाई जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगी। ठीक, अब नेक्स्ट लॉ उसमें जो मेंशन कर रखी थी वो क्या थी, गे-लुजेक्स लॉ। गे-लुजेक्स लॉ क्या कहती है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑफ अ गिवन मास केप्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गे-लुजेक लॉ में क्या बोला गया, वॉल्यूम कांस्टेंट बोल दिया गया, और किसके बीच का रिलेशन देता है वो, प्रेशर का और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब है कि जो भी टेम्परेचर आपको दे रखा है उसको आपको किस में पुट करना है, केल्विन में पुट करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का यहाँ पे ये मतलब है। तो गे-लुजेक्स लॉ क्या कहता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम अगर आपका कांस्टेंट है तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा आपका, घटेगा। ये गे-लुजेक्स लॉ से आपको मिलता है। ठीक, तो इसको फर्दर आप कैसे लिख सकते हो भाई, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आ गया के, तो आप P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बराबर लिख सकते हो। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई आपकी, गे-लुजेक्स लॉ की। अब बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, जो कि इसमें हमारा आंसर था। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे देखो भाई, पहले तो प्रेशर को क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन कह रहा है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। ठीक, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर ये सब किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आधा आंसर तो आपको यहीं से मिल गया कि प्रेशर कांस्टेंट बोल रखा है और किसके बीच के रिलेशन की बात कर रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर की। तो आपका करेक्ट आंसर चार्ल्स लॉ है। अब एक और स्टेटमेंट भी होती है चार्ल्स लॉ की, वो क्या कहती है कि अगर आपने क्या कर रखा है, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ ड्राई गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 टाइम्स the volume at 0 degree Celsius for every 1 degree rise or fall in temperature। यानी कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो आप अभी मान लो मैं क्या करता हूं, बढ़ाता हूं। ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो मेरा जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगी, आपका इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और कितना इंक्रीज होगी भाई, जितना वो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी वॉल्यूम थी। ठीक है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, उस गैस का जो वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1/273 टाइम्स किसका, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अगर किसी भी टेम्परेचर पे आपको वॉल्यूम निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी भाई, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है प्लस 1/273 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम एट जो भी आपका इस टेम्परेचर पे, सॉरी इस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वॉल्यूम था। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो। और अगर मान लो वो टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा 1/273 वी नॉट, और इनटू में कितनी डिग्री आपने टेम्परेचर राइज किया है। ठीक, समझ में आ गया। ये आपका क्या है, गे-लुजेक्स लॉ है कि अगर आपने 1 डिग्री टेम्परेचर राइज किया है, 2 डिग्री किया है, तो उसके हिसाब से 1/273 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका स्टेटमेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन। तो आपको ये बताना है कि कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, इन चारों में से। तो पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए, नहीं होता है या हो भी जाता है तब आगे इस वीडियो को देखिए। तो अगर आपको पता हो बेसिक कंसेप्ट भी, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल जो होती है वो किसके बराबर होती है, 1 माइनस
टी लोअर अपॉन टी हायर। ये टी लोअर और टी हायर क्या है, मान लो ये आपका हीट इंजन है, कार्नोट इंजन है, यहां पे बीच में ये आपका सोर्स है और ये आपका क्या है, सिंक है। यानी कि सोर्स का क्या मतलब है, जो इंजन है वो यहां से हीट लेगा और इंजन जो है यहां पे हीट रिजेक्ट करेगा, उसको सिंक बोलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है यार, यहां से सोर्स से हीट ले रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए, और जहां पे वो रिजेक्ट कर रहा है वहां पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। तो TH क्या हो गया आपका सोर्स का टेम्परेचर, TL क्या हो गया यहाँ पे सिंक का टेम्परेचर। तो आप देख सकते हो यार, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है आपको करेक्ट हो गया। आपको बाकी किसी चीज से भी मतलब नहीं है, चाहे वर्किंग सब्सटेंस कौन सा है, फ्यूल कौन सा यूज किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। कार्नोट इंजन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। उसको सिर्फ किससे मतलब है, जो भी आपका सोर्स है और जो सिंक है उसके टेम्परेचर से मतलब है, उससे आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टर्लिंग एंड एरिक्सन साइकिल्स आर रिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल, क्वाजी स्टैटिक साइकिल, सेमी रिवर्सिबल साइकिल। तो देखो यार, रिवर्सिबल साइकिल का क्या मतलब है, जिस साइकिल में सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो आपके क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, तो आपकी साइकिल को क्या बोल देंगे हम, रिवर्सिबल साइकिल बोल देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टर्लिंग साइकिल है और जो एरिक्सन साइकिल है उनमें सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, रिवर्सिबल साइकिल होगा। कि स्टर्लिंग साइकिल, एरिक्सन साइकिल दोनों ही क्या है आपकी रिवर्सिबल साइकिल्स हैं। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ स्टर्लिंग साइकिल और एरिक्सन साइकिल का। कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टर्लिंग साइकिल में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, एरिक्सन साइकिल में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे स्टर्लिंग साइकिल के बारे में, ठीक है। तो आपको बस अगर ये डायग्राम वगैरह भी याद नहीं रहते हैं तो आपको इतना तो जरूर याद रखना है कि जो स्टर्लिंग साइकिल है उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस कौन से होते हैं, दो। एक तो आप ये देख सकते हो, ये जो कंप्रेशन है वो आइसोथर्मल है, और यहाँ पे जो एक्सपेंशन है वो भी कैसा है आपका, सॉरी, एक्सपेंशन जो है वो भी कैसा है, आइसोथर्मल है। ठीक है, तो दो तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जिसमें टेम्परेचर आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, और दो यहां पे कैसे हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस हैं। आइसोकोरिक का क्या मतलब है, जिनमें वॉल्यूम आपका क्या रहता है, कांस्टेंट। तो आप देख सकते हो 2 से 3 और 4 से 1 जो है वो क्या है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, आइसोकोरिक है। तो ये एटलीस्ट इंफॉर्मेशन आपको जरूर याद रखनी है कि स्टर्लिंग साइकिल में दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और दो आइसोकोरिक प्रोसेस होते हैं। अगर आप टीएस डायग्राम में देखोगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस इस तरीके से डिनोट किए जाएंगे और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो है वो इस तरीके से डिनोट किए जाएंगे। ठीक है, अगर वहीं पे मैं एरिक्सन साइकिल की बात करूं तो एरिक्सन साइकिल में भी आइसोथर्मल प्रोसेस तो कितने होते हैं, दो। आइसोथर्मल प्रोसेस भी कितने होते हैं, दो। यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ये। ठीक है, समझ में आ गया। और बाकी के जो दो प्रोसेस है वो कौन से हैं आपका, आइसोबारिक प्रोसेस हैं। आइसोबारिक प्रोसेस का क्या मतलब है, ऐसे प्रोसेस जिनके में प्रेशर क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन तो जरूर याद रखिए कि जो आपका एरिक्सन साइकिल है वो क्या होता है, दो आइसोथर्मल होते हैं, उसमें दो आइसोबारिक प्रोसेस होते हैं। अगर मैं पर्सनल ट्रिक की बात बताऊं आपको कि एरिक्सन और स्टर्लिंग साइकिल में देखो भाई, दोनों में आइसोथर्मल तो प्रोसेस दो हैं, वो तो याद रह जाता है बच्चों को। किसमें आइसोबारिक है और किसमें आइसो जो आपका आइसोकोरिक है, वो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसके लिए मैंने पर्सनल ट्रिक क्या बना रखी है आपका, वो मैं बता देता हूं। अगर आपको कोई और ट्रिक बतानी है तो बस आपको याद रखने से मतलब है यार, ट्रिक कोई भी यूज कर लो। एक्चुअली क्या था, पुराने टाइम में एक कंपनी थी सोनी एरिक्सन, अगर आपको याद हो, ठीक है, अभी भी है वैसे तो।
तो उसके क्या होते थे, प्रोडक्ट्स आते थे। तो एक प्रोडक्ट आता था उसका, उसके जो आपके मोबाइल फोन्स आते थे। तो एक टाइम पे सोनी एरिक्सन के मोबाइल फोन क्या थे, काफी फेमस थे। तो एक प्रेशर रहता था और बहुत अच्छी क्वालिटी के माने जाते थे। तो बच्चों के ऊपर क्या रहता था, एक प्रेशर रहता था उनको खरीदने का। मतलब प्रेशर एक्चुअली ये तो बस क्या है, मैंने एक ट्रिक बना ली है अपने लिए। ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं था कि हर किसी को खरीदना ही खरीदना था। पर मैंने इस ट्रिक से याद रखा है कि भाई एरिक्सन कंपनी का एक मोबाइल आता था, वो बहुत अच्छा मोबाइल होता था। तो हर कोई प्रेशर में रहता था कि मुझे ये मोबाइल खरीदना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे मैं क्या कर रहा हूं, इस आइजो बारिक को लिंक कर रहा हूं। तो इस तरीके से मुझे ये याद रहता है कि एरिक्सन साइकिल में दो कैसे प्रोसेस है, आइजो बारिक प्रोसेस है। ठीक है, टीएस डायग्राम पे जो आपका एरिक्सन साइकिल है वो कुछ इस तरीके से डिनोट की जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स आर पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, साइक्लिक फंक्शन, रियल फंक्शन। तो आपको ये बताना है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वो पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है, साइक्लिक फंक्शन है या फिर रियल फंक्शन है। तो इसके लिए देखो यार, आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं और आपके पाथ फंक्शन क्या होते हैं। तो यहां पे मैंने तो वैसे फॉर्मल डेफिनेशन दे रखी है, पर सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं समझाऊं, पॉइंट फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। जो उनके बीच का पाथ है उन पे डिपेंड नहीं करती। इसका क्या मतलब है, मान लो यहां पे पीवी डायग्राम है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। एक ये स्टेट है 1 और ये स्टेट है 2। ठीक है, आप 1 से 2 पे आते हैं किसी भी मार्ग से, किसी भी पाथ से। तो चाहे मान लो ये आए हम पहले, ये कैसे आए, हम आइसोथर्मल तरीके से हम 1 से 2 पे आए। ठीक है, दूसरा क्या आ गया हमारा, दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा पाथ क्या हो गया हमारा, एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। तो अगर आप 1 पॉइंट पे हैं तो प्रेशर की वैल्यू मान लो क्या है आपका, P1 है। ठीक है, इसको मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेता हूं, 60 किलो पास्कल मान लिया, मान लो मैंने। ठीक है, और आपका 2 पॉइंट है जो, उस पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है आपका, P2 है, उसको क्या मान लेता हूं मैं, आपका 20 किलो पास्कल मान लेता हूं। ठीक है, इसको क्या मान लेता हूं मैं, 20 किलो पास्कल मान लेता हूं। ठीक, तो भाई 1 पॉइंट पे हो और 2 पॉइंट पे वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। प्रेशर की वैल्यू, वॉल्यूम की भी मान सकते हो आप, पर वो बाद में बात कर लेंगे। प्रेशर की वैल्यू 1 पॉइंट पे जो है वो क्या है, 60 किलो पास्कल है, 2 पॉइंट पे 20 किलो पास्कल है। अब चाहे आप आइसोथर्मल तरीके से इस पे आओ, एडियाबेटिक तरीके से इस पे आओ, पॉलीट्रॉपिक तरीके से इस पे आओ, अगर आप 2 पॉइंट पे आ गए तो प्रेशर की वैल्यू 2 पॉइंट पे 20 किलो पास्कल ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये तरीका अलग था तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, दूसरा तरीका था तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं। तो यहां पे क्या है, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड करती है, जो रास्ता आपने लिया है उस पर डिपेंड नहीं करती। तो वो तो क्या होते हैं, आपके पॉइंट फंक्शन होते हैं। और पाथ फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, आपका पाथ फॉलोड पे डिपेंड करते हैं। देखो यार, ये 1 से 2 प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको पता है पीवी डायग्राम, जो एरिया अंडर दी कर्व होता है, ये एरिया जो है ये क्या देता है, आपका वर्क डन देता है। ये आपको पता होना चाहिए। वर्क डन इन क्लोज्ड सिस्टम अगर मैं बात करूं, क्लोज्ड सिस्टम, पीवी डायग्राम का अगर आप एरिया लेते हो ऑन दी वॉल्यूम एक्सिस, तो वो क्या देता है, वर्क डन इन क्लोज सिस्टम। तो अगर आप 1 to 2 आए किसी दूसरे प्रोसेस से, ये मान लो दूसरा प्रोसेस है, तो आप देख सकते हो यहां पे एरिया जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो वर्क डन भी क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। वर्क डन भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट तो दोनों प्रोसेस की सेम है,
पर वर्क डन जो है वो फिर भी क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया, यानी कि वर्क डन क्या है आपका, एक पाथ फंक्शन है। ठीक है, वैसे ही हीट ट्रांसफर्ड भी जो होता है वो भी आपका क्या होता है, एक पाथ फंक्शन होता है। पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आपकी, जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है आपका, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, ये सारे क्या हैं आपके पॉइंट फंक्शंस हैं। ठीक है, जो कि एंड स्टेट पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी पूछा गया है, तो आपको पता है कि क्या है, ये पॉइंट फंक्शंस है। ठीक, चलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस बिटवीन अ गिवन पेयर ऑफ एंड स्टेट्स डिपेंड ऑन। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अब ज्यादातर बच्चों को ये तो पता होता है कि वर्क डन जो है वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, पाथ फंक्शन का क्या मतलब है, अभी बताया मैंने, ऐसे फंक्शन जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं उन्हें पाथ फंक्शंस बोलते हैं। ठीक, पर यहां पे आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया है एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो जहां पे आपको क्या है, थोड़े सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे, आपको भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है कि क्या होती है, ये होती है डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक, ये आपको पता है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें हीट ट्रांसफर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, तो यहां पे डेल क्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, तो जीरो इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो यहां से वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस डी यू के, यानी कि जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है आपका, वो किसके, उसको नेगेटिव कर दोगे तो वो वर्क डन के बराबर आ गया। अब आपको पता है यार, इंटरनल एनर्जी तो क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा बस। और वही किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। तो आप क्या कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी एंड स्टेट पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस आप अचीव करवा रहे हो जिससे ये पॉसिबल हो पा रहा है। वैसे तो वर्क डन की अगर नॉर्मल सेंस में बात करें तो वो पाथ फंक्शन होता है, पर यहाँ के केस में थोड़ा स्पेशल केस हो जाता है थोड़ा। ठीक, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। कई बुक्स में इसका आंसर गलत दिया होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। यहाँ पे यही मैंने जो अभी समझाया था आपको वो रिटन फॉर्म में आपको दे रखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या चीज इनमें से ट्रू है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट, सम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। अच्छा, कई बार क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने होते हैं। मान लो आपको इसमें से आंसर नहीं पता, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, तो अगर आप बात करें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा आपका। एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है आपका, ये भी आंसर नहीं होगा। एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है आपका, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या स्टेटमेंट शुरू सही है यहाँ पे कि हीट ट्रांसफर, कुछ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ पे होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। वैसे अगर पॉलीट्रॉपिक की प्रोसेस की बात करें तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कौन सी लॉ को फॉलो करता है, पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की लॉ है। ठीक, और यहां पे आप देख सकते हो कि हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेंज इन एंथैल्पी इन अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर्ड इफ रिवर्सिबल प्रोसेस टेक प्लेस एट कांस्टेंट। यहां पे आपको यह बताना है कि चेंज इन एंथैल्पी जो है आपका, चेंज इन एंथैल्पी क्लोज्ड सिस्टम के लिए
हीट ट्रांसफर के बराबर कब होती है? जब प्रेशर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो या फिर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो। तो इसके लिए कहां पे जाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे चलते हैं हम। आपकी बेसिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है? ये है डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक, अब यहां पे देखो, एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है और क्लोज्ड सिस्टम की बात कर रहा है। तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, देखो ये वाली जो इक्वेशन होती है ना, ये वाली इक्वेशन, ये तो किसके लिए वैलिड होती है? आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हो या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, दोनों के लिए ही वैलिड है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। और क्लोज्ड सिस्टम हो आपका, तो उसके लिए क्लोज सिस्टम हो और रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। पर ये वाली जो इक्वेशन है, ये कब कब वैलिड होती है? जब आपका क्लोज्ड सिस्टम हो और साथ ही साथ प्रोसेसेस जो हैं वो क्या हो? आपके रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तभी ये इक्वेशन वैलिड होती है। इसको अब यहां पे देखो यार, इसमें प्रेशर आपको कांस्टेंट बोल दिया गया है, तो आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो? डी यू प्लस डेरिवेटिव को मैंने क्या कर लिया? बाहर ले लिया और पी वी को ऐसे लिख दिया। ठीक, अब देखो डी यू है और यहाँ पे डी पी वी है, तो इसको फर्दर आप कैसे लिख सकते हो? भाई डी जो है आपका डेरिवेटिव का जो पोर्शन है वो आपने बाहर निकाल दिया, ये ऐसे लिख सकते हो। अब आपको पता है यार, ये U प्लस पीवी जो है वो किसके बराबर होता है? एंथैल्पी के बराबर होता है। तो डेल Q इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? डेल H के बराबर हो गया। यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, चेंज इन एंथैल्पी जो है किसके बराबर है? आपका हीट ट्रांसफर के बराबर है। ठीक, तो ये चीज कब आपकी पॉसिबल हो पा रही है? जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट मान के चले हो। प्रेशर को अगर कांस्टेंट नहीं मानते तो आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये मैंने वही चीज आपको रिटन फॉर्म में दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली? कि इनमें से किसके लिए जो इंटरनल एनर्जी है और जो एंथैल्पी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक, तो यहां पे यार आपको कुछ कंसेप्ट समझने जरूरी हैं, और बहुत बच्चे इन कंसेप्ट्स में क्या करते हैं? कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे इन कंसेप्ट्स को आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो यार, बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं? दो चीजों में। एक तो क्या है आपका? परफेक्ट गैस है, परफेक्ट गैस, और दूसरी चीज क्या होती है? आपका आइडियल गैस। तो बच्चों को क्या लगता है? ये एक ही लगती हैं। हालांकि हम अगर यूज की बात करें तो दोनों ही टर्म्स हम एक दूसरे के लिए यूज कर लेते हैं, पर इनके बीच के अगर डिफरेंस की बात करें कि परफेक्ट गैस और आइडियल गैस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो वो आज आपको समझाऊंगा मैं। परफेक्ट गैस के लिए क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनमें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनमें हम कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका मेन डिफरेंस आता है। ठीक है, परफेक्ट गैस देखो यार, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी या फिर पीवी इज इक्वल टू एन आर बार टी, ये क्या है? आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक, तो परफेक्ट गैस क्या करती है? आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, और साथ साथ एक चीज और होती है उसमें कि सीपी की वैल्यू यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? वो कांस्टेंट होगी। CV की वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या फिर टेम्परेचर घटा रहे हो, CP और CV आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ऐसी गैस क्या होती हैं? आपकी परफेक्ट गैस होती हैं। ठीक है, दो चीजें जरूरी हैं परफेक्ट गैस की डेफिनेशन के लिए। एक तो आइडियल गैस की इक्वेशन को फॉलो करे, साथ ही साथ जो उसका सीपी और सीवी है
वो कांस्टेंट रहे, चाहे टेम्परेचर बढ़े या घटे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अब आपको ये पता चल गया कि भाई आपको देखो यार, ये तो पता है du यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, cv dt के बराबर होता है। अब परफेक्ट गैस के लिए cv क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, आपका टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। वैसे ही एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो Cp dt होता है, Cp फॉर परफेक्ट गैस कांस्टेंट है, तो एंथैल्पी किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो इंटरनल एनर्जी है परफेक्ट गैस के लिए वो किसका फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का, और जो आपका एंथैल्पी है वो किसका फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, इंटरनल एनर्जी आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर किसके लिए, तो परफेक्ट गैस क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया आपका डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पर अब चलते हैं आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो आइडियल गैस क्या होती है आपका, भाई ऑब्वियस सी बात है, वो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, आइडियल गैस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ही करेगी, पर उसमें क्या होता है, Cp और Cv की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो या घटाते हो तो Cp और Cv की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है यार, देखो du यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, Cv dt के। अब ये भी टेम्परेचर का फंक्शन है और ये भी क्या है, आपका टेम्परेचर का फंक्शन है। तो अगर ये चेंज हो गया तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो गया तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक, और dH जो है वो किसके बराबर होता है, Cp dt के बराबर। तो अगर ये चेंज हुआ तब भी एंथैल्पी चेंज हो जाएगी, ये चेंज हुआ तब भी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फंक्शन जो है दो चीजों के बन जाते हैं। ठीक है, Cp के और dt के, और यहाँ पे Cv और dt के फंक्शन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, डिफरेंस समझ में आया होगा परफेक्ट गैस और आइडियल गैस में। पर जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो आइडियल गैस और परफेक्ट गैस में हम ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही यूज कर सकते हैं उन्हें। ठीक, अगर हम बात करें, अगर एयर की बात करें, जब उसे परफेक्ट गैस कंसीडर किया जाता है या फिर कई बार आइडियल गैस भी बोल देते हैं, तब Cp और Cv की वैल्यू क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट। वो किसके बराबर है, 1.005 किलो जूल पर केजी, और ये Cv की वैल्यू 0.718। ठीक, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर, भाई स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर का जो रेशियो है, यानी कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, Cp अपॉन Cv की बात कर रहा है। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था Cp की वैल्यू एयर के लिए ये होती है, Cv की वैल्यू 0.718 होती है। तो यहाँ से Cp और Cv का जो रेशियो है वो क्या आ गया, 1.41 आ गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा से डिनोट किया जाता है, जो कि किसके बराबर है, Cp बाय Cv, और वो 1.414 के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा एक रिलेशन और होता है, आपको याद रखना है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। ये एक रिलेशन और है, और एक रिलेशन क्या हो गया आपका, Cp बाय Cv इज इक्वल टू गामा। तो अगर कई बार क्या होता है, आपको कोई चीज नहीं दे रखी तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, यही चीज यहाँ पे दे रखी है मैंने। तो यहाँ पे 2007 में जो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी है या अपना फीडबैक देना है तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप इस लिंक के थ्रू, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा, आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे अपनी क्वेरीज या फीडबैक या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब्स वगैरह वो आपको वहां पे मिलती रहेंगी।
ठीक है, थैंक यू।